आदाब। जम्मू कश्मीर के इतिहास ने एक और पलटी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने निवास पर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। उस ऑल पार्टी मीटिंग में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल गए। मीटिंग खत्म हुई। मीटिंग के खत्म होने के बाद हर व्यक्ति उसको अपने अपने तरीके से आंक रहा है। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर के एक सीनियर सहाफ़ी और सियासी और स्ट्रैटेजिक दोनों चीज़ों पर नज़र रखने वाले सहाफ़ी मेरे साथ हैं, ज़फ़र चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये कि ऑल पार्टी मीटिंग ख़त्म हो चुकी और ख़त्म होने के बाद तमाम लोग अलग अलग तरीके से इस ऑल पार्टी मीटिंग के आउटकम को देख रहे हैं। बहैसियत सहाफ़ी और जम्मू कश्मीर के ऊपर नज़र रखने वाले, और किताबें भी आपने लिखी हैं, आपसे ये समझना चाहूँगा आप इस मीटिंग से क्या अख़ज़ करते हैं, आप क्या आउटकम इस मीटिंग का देखते हैं? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपके साथ दोबारा बात करने का आज फिर से मौका मिल रहा है कि अब डस्ट सेटल डाउन होने लगी है ऑल पार्टी मीटिंग की प्रोसीडिंग्स के ऊपर। आपको याद होगा कि जब इनविटेशन का देख रहे थे कि किसको इनविटेशन आया किसको नहीं आया, तो मेरी और आपकी तब बात हुई थी। उस वक्त हमने एक ब्रॉडली किया था कि ये किस बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है और मुमकिन तौर के ऊपर इस वक्त इसके इंटेंशंस क्या हो सकते हैं, रीजंस क्या हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अक्रॉस दिस 1 वीक to 10 days टाइम ऐसी कोई चीज़ जो है वो उस फ्रेम से हट के उससे बाहर हुई है। जो बात हमने एक असेसमेंट जो हमने की थी लगभग उसी तरह से हो रही है। अब क्योंकि मीटिंग हो गई है और 3 दिन हो गए हैं मीटिंग को, और जब आप मीटिंग में जा रहे होते हैं तो आपका एक पर्सपेक्टिव, आपका परसेप्शन, आपकी थिंकिंग इंटायरली डिफरेंट होती है, बिकॉज आपको पता नहीं है कि मीटिंग में क्या होने वाला है। तो जो पब्लिक डोमेन में जो इश्यूज़ आ रहे थे वो थोड़े सारे मुख्तलिफ थे। मीटिंग होगी, मीटिंग के इमीडिएटली बाद आप इमर्ज करते हैं तो आपका थोड़ा सा फ्रेश माइंड होता है, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता आप अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट हैव वी गॉन थ्रू, क्या चीज़ हमने, उन्होंने क्या कहा था, हम उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। तो अब मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो है एक क्लैरिटी है हमारे पास कि व्हाट दिस मीटिंग वाज अबाउट एंड व्हाट आर द पार्टीज थिंकिंग अबाउट दिस। ये मीटिंग मेरे ख्याल से एक हैविली स्क्यूड थी इन फेवर ऑफ द सेंटर। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, बीजेपी और मरकजी जो सरकार है उसके फेवर में ये बहुत ज़्यादा स्क्यूड थी। उन्होंने मीटिंग को इस तरह से बुलाया, इस तरह से सारी चीज़ की कि ये प्रूव हुई टू देयर एडवांटेज इंटायरली। देयर इस तरह से, क्योंकि जब आप टेबल के ऊपर बैठते हैं तो जाहिर सी बात है फिर एक तरफ होती है, एक दूसरी तरफ होती है। एक तरफ है मरकज़ है, बीजेपी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके साथ जो सारी चेंजेस हैं पिछले 2 साल की जो एसोसिएटेड हैं। और दूसरी तरफ जो है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप है जिसमें बड़ी डाइवर्जेंस है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप का एक कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल बीजेपी जिनकी मरकज़ में भी सरकार है, बहुत ज़रूरी नहीं है कि यहाँ की लोकल बीजेपी भी कम्प्लीटली वही आइडिया, वही ओपिनियन शेयर करती हो जो मरकज़। वो दूसरी बात है कि ये कह ना सके, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही शेयर करते हो। तो 2 तरफ हैं आपके पास, एक जम्मू कश्मीर की सियासी क़यादत, पॉलिटिकल लीडरशिप, और दूसरी तरफ मरकज़ का पूरा कंपोनेंट। तो जो बैलेंस है हैवीली टिल्टेड है इन फेवर ऑफ द सेंटर। जिस तरह से सारी चीज़ ये हुई, उन्होंने आनंद फानंद बुलाया तो एक जो आइस ब्रेकिंग मोमेंट है वो आ गया और था जो है वो क्लियरली अपीयर होगी कि भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, उसको आप ओवरकम कर पाए। पॉलिटिक्स को नॉर्मलाइज करने के लिए मरकज़ ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ की रीजनल पार्टीज़, खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि जो बुनियादी एक्टर्स इस मीटिंग के लिए जिनको देखा जाता है मरकज़ से, वो एनसी और पीडीपी हैं। बाकी अगर बुरा ना मनाए, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, तो वो मेज़ सजाने के लिए, आई मीन एज ए गुड डेकोरेटिव वैल्यू, रौनक बढ़ाने के लिए मेज़ की, वो उसके लिए है। उनको एक डीप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के आउटपुट के तौर के ऊपर उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो मरकज़ ने प्रोवाइड की कि पिछले 2 साल का जो एक इमोशनल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल जो चैलेंज है वो उसको ओवरकम कर पाए। वो ओवरकम कैसे किया उन्होंने? वहाँ पे बैठ के टेबल के ऊपर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, सबको बताया कि आपने जो किया वो अच्छा नहीं किया, हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं है और हम उससे डिसएग्री करते हैं। इन्होंने ये भी उनको दिया है एक, दे गिव देम टू अंडरस्टैंड कि अब आप आके जो प्रोसेस करना चाहते हैं उसमें हम एंगेज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा ये नोट कर लें, हम आपके सामने आमने सामने बैठकर हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं। तो वो इमोशनली मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हल्के हो गए हैं उसके बाद। ठीक है ना, हल्के हो गए। अब बाहर आए तो प्राइम मिनिस्टर के ही जो है साथ ये लोक कल्याण मार्ग, उसी के परिसर में ही बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू भी दे दिए। प्राइम मिनिस्टर के घर में ही बैठकर मुल्क को भी बता दिया कि हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बात बता दी।
इससे जो है सेंटर ने इनको फैसिलिटेट किया है टू ए ग्रेट एक्सटेंट कि आप वापस जाके अब अपने पॉलिटिकल प्रोसेस को नॉर्मलाइज कर सकते हैं अब आराम से। वो आप पिछले 2 दिन में आप देख सकते हैं कि उन्होंने बातें करनी शुरू की हैं। तो मरकज़ के फेवर में इस तरह से है कि मरकज़ ऑब्वियसली इस तरह से चीज़ें चाहता है कि हो कि 2-1 साल हो गए सिस्टम चला लिया, अब इसके बाद डिलिमिटेशन हो, उसके बाद इलेक्शन हो जाए और एक नॉर्मल सिस्टम जो है पॉलिटिकल सिस्टम है वो ऑपरेट करना शुरू कर दे जम्मू कश्मीर में, जिसको जम्मू कश्मीर के लोग भी महसूस करें, हिंदुस्तान भर के भी और दुनिया में भी बताएं कि भी एक नॉर्मल जैसे हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में सिस्टम चलता है पॉलिटिकल, वैसे ही जम्मू कश्मीर में चल रहा है। तीसरी चीज़ है स्टेट, जिसकी कमिटमेंट तो है लेकिन उसके लिए कोई डेडलाइन नहीं है, कोई डेट नहीं है उसके लिए दी हुई, तो वो मरकज़ ने अभी अपने लिए रखा। तो लार्जली मरकज़ जो है, सेंटर जो है, दे हैव बीन एबल टू मेक देम टू एग्री टू पार्टिसिपेट इन डिलिमिटेशन एंड टू पार्टिसिपेट टू एक्सेप्ट द डिलिमिटेशन एंड पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। तो वो मेरे ख्याल से दे हैव वन, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो डेफिसिट था पिछले 2 साल से जम्मू कश्मीर के हवाले से उसको ओवरकम किया है, अपनी इमेज जो है वो बिल्ड कर दी है और जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल नॉर्मलाइजेशन के लिए एक प्रोसेस है वो इनिशिएट कर दी है। जफर साहब, जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल नॉर्मलाइजेशन के लिए एक प्रोसेस शुरू किया है, अब ये तो सियासी लोगों की बात हुई, लेकिन आम कश्मीर के आम आदमी की अगर बात करें, आम जम्मू के आदमी की अगर बात करें, यानी जम्मू कश्मीर के अवाम की अगर बात करें, मुझे ये बताएं, ये पॉलिटिकल नॉर्मलाइजेशन जो सियासी जमातों की मरकज़ के साथ हुई है, क्या इसका असर आम लोगों की ज़िंदगी में देखने को मिलेगा और क्या आम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि हमारे पास तल्ख तजुर्बा है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हो या उससे पहले जीएम सादिक का एक्सपीरियंस हो या उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को दोबारा वापस लाने का एक्सपीरियंस हो, सारे एक्सपीरियंसेस, यानी बहुत सारे तारीख़ के वो स्टूडेंट हैं जिनको शायद आज लगता होगा कुछ नया हुआ है, बिल्कुल अलग हुआ है, लेकिन जब आप तारीख़ पर नज़र दौड़ाते हैं तो ये सब कुछ पहले भी हो चुका है, लेकिन नतीजे कोई अच्छे उसके निकले नहीं। आप क्या इस बार की अप्रोच को थोड़ा बदला हुआ देखते हैं और क्या आप मानते हैं कि जो आम लोगों की ज़िंदगी है, जो असल इस पूरे ड्रामे के कहते हैं ना असली पात्र जो हैं, जो असली कैरेक्टर्स हैं, उनकी ज़िंदगियों पर कितना असर पड़ेगा और क्या हम एक बदला हुआ जम्मू कश्मीर वाकई देख पाएंगे? ये जो दिस इज़ ह्यूजली कॉम्प्लिकेटेड, जो पूरा जो पॉलिटिकल यहाँ का सिस्टम ही है वो बहुत हाईली कॉम्प्लिकेटेड है, और आपका क्वेश्चन जो है वो उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसकी वजह यह है कि इफ़ यू गो बैक इनटू दिस इंटायर गैमट के भी ये जो एक डायलॉग है जम्मू कश्मीर के दरमियान और मरकज़ के दरमियान, ये तो 1947-48 से लगातार ये होता आ रहा है। उसमें क्या होता है कि 1952 में कुछ हो गया, 53 में कुछ हो गया, फिर 74-75 में कुछ हो गया, यानी आप इसके उस तरह से अगर आप पहलू देखें तो जब 1953 से जब शेख अब्दुल्ला वाज आर्गुएबली पॉपुलर लीडर, ठीक है, थे, तो जब शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट टॉपल हो गई और उसके बाद वो अरेस्ट हो गए, जेलों में रहे उन्होंने, सारे जो ट्रायल्स वगैरह उनके सारे बहुत सारे, तो उनके इर्द गिर्द एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो कश्मीर में घूम रहा था कि शेख अब्दुल्ला के साथ ज्यादती है और वो आएंगे तो उसके बाद जो है सियासी सूरत हाल जो वो तो कम्प्लीटली तब्दील हो जाएगी, बिकॉज शेख अब्दुल्ला इज स्टैंडिंग फॉर समथिंग। उन्होंने बहुत बड़ा हाई मॉरल पॉलिटिकल जो ग्राउंड है वो लिया हुआ है और वो आएंगे तो उसके ऊपर वो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी याद रखना है कि जो बख्शी गुलाम अहमद की गवर्नमेंट थी वो मेरे ख्याल से हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा करप्ट गवर्नमेंट भी थी, लेकिन हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा एफिशिएंट गवर्नमेंट भी थी, ठीक है ना। उसी के दौरान फैमिन भी हुआ, उसी के दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई, तो वो गवर्नेंस जो है उन्होंने प्रोवाइड की। करप्शन वाज, उसका करप्शन का पता तब चला जब वो 11-12 साल के बाद जब उनकी सरकार चली गई, उसके बाद जब जेलों में उनको बुलाना शुरू किया उसके भाई को, और इन्वेस्टिगेशंस वगैरह जो केसेस वगैरह जो हैं, तब पता चला कि अच्छा ये जो लास्ट के 10 साल थे बख्शी के, ये तो करप्शन में लथपथ थे, लेकिन जब वो था पावर में तब वो ठीक था, तब उसकी प्रोजेक्शन भी थी और फिल वाकया भी ऐसा था कि उसने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ की थी। सो देर आर टू थिंग्स, वन इज़ दैट पीपल वर हैप्पी विद बख्शीज गवर्नमेंट एंड सेकंड इज दैट पीपल वर रेस्ट पॉलिटिकली रेस्टलेस ऑल्सो, कि भी शेख अब्दुल्ला नहीं है अभी, वो आएंगे जब वापस तो उसके बाद सियासी हालात बदलेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू कश्मीर वैली। जम्मू में सिचुएशन इस तरह से नहीं थी, क्योंकि जम्मू में एक मुख्तलिफ किस्म का नैरेटिव जो है वो चल रहा था, और जब मैं जम्मू की बात करता हूँ उसको मैं क्वालिफाई करना चाहता हूँ कि वो मैं तवी बेसन एरिया की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे जम्मू सूबा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पूरी जम्मू का हमवार पॉलिटिकल नैरेटिव रहा ही नहीं है। आई विल बी हैप्पी इफ यू आस्क फर्दर क्वेश्चन ऑन जम्मू लेटर। मैं जम्मू नैरेटिव पर बात करूंगा, लेकिन फिलहाल जो वो था कि 2 चीज़ें हो रही थी कि आप इसके साथ भी गवर्नेंस में भी आप पूरी तरह से एंगेज कर रहे हैं, उसका लाभ भी उठा रहे हैं, उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली रेस्टलेस भी हैं।
23 साल एक बड़ा लंबा वक्त होता है। उसके बाद जब शेख अब्दुल्ला आते हैं तो ही सेटल्स डाउन फॉर ए फार लेसर थिंग कि वो बतौर प्राइम मिनिस्टर गए थे, बतौर चीफ मिनिस्टर आकर वो बैठ गए और उन्होंने एक कमीशन वगैरह बना दिया कि वो मालूम करेगा कि पिछले 22-23 साल में तब्दीलियां जो है मरकजी कवानीन यहाँ पे लाकर वो क्या हुई, उससे हुआ कुछ नहीं। उससे जो लोगों का ट्रस्ट है पॉलिटिकल लीडरशिप में वो ज़्यादा और इरोड होता है। उसके बाद की भी हम सारी चीज़ें अगर देखें तो वो होती हैं। मतलब मोस्ट रिसेंट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, उन्होंने 2014 का इलेक्शन है, वो आप सारी जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, प्रेस कवरेज है, सारी चीज़ें आप एक दर एक निकाल कर आप देख लीजिए। पूरा उन्होंने कंटेस्ट ही इस बेसिस के ऊपर किया कि बीजेपी इज गोइंग टू कम टू जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स गोइंग टू स्प्रिंग डिजास्टर फॉर एवरीवन। और अगर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है बीजेपी को रोकने की तो वो यही है कि आप पीडीपी को मैंडेट दें, एम्पावर करें, हम ही सिर्फ उनको रोकने में सक्षम है। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा कर सकती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले उनके साथ 99 में हाथ मिलाया था, तो हम ही सिर्फ इस चीज़ से पाक हैं। दो चीज़ें हैं उसमें, एक तो पहले आपने बीजेपी को पूरी रियासत के अंदर क्रिमिनलाइज करके कर दिया, क्योंकि बीजेपी मुल्क में इस वक्त हाईएस्ट मैंडेट लेकर जो है इस वक्त चल रही है। पिछले 30 साल का 35 साल का सबसे बड़ा मैंडेट है इस वक्त बीजेपी के पास, वो चल रही है। तो जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी का हर पॉलिटिकल पार्टी की तरह राइट है, आप पसंद करें या ना करें वो आकर सियासत कर सकते हैं। आप नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि हम सियासत कर ही इसलिए रहे क्योंकि हमने बीजेपी को रोकना, बाद में आप बीजेपी के साथ जाकर आप गवर्नमेंट बनाते हैं। उससे क्या होता है कि जो ट्रस्ट है पॉलिटिकल लीडरशिप में डिफरेंट लेवल्स के ऊपर वो सारा इरोड हो जाता है। वो लोग समझते हैं कि यार दीज गाइज दे कैन डू एनीथिंग, ये कुछ भी जो है ये कर सकते हैं। फिर जिसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेपरेटिज्म, बहुत ज़्यादा रेडिकलाइजेशन, बहुत ज़्यादा और चीज़ें कही जाती हैं, उसके लिए हमेशा मैंने कहा है कि सेपरेटिज्म को हम रूल आउट नहीं करते, रेडिकलाइजेशन को हम रूल आउट नहीं करते, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कश्मीर के अंदर वो है एक पॉलिटिकल इरेवरेंस की, दैट यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी रिस्पेक्ट फॉर द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, बिकॉज एवरीवन हैज़ डन सम आर द अदर रॉन्ग विद यू। कि मरकज़ ने भी किए हैं, सारे किए हैं। कि आज आप कहते हैं कि जो एक अमित शाह साहब ने तकरीर की थी 2019 के 29 या 30 जुलाई को, इन्होंने एक तकरीर की थी पार्लियामेंट में, उसको प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप जम्मू कश्मीर के बारे में अगर आपको नहीं पता है कि मामला क्या है वहाँ पे, अगर जानना चाहते हैं तो ये स्पीच आप पूरी सुन लें। उस स्पीच को जब आप सुनते हैं तो वो 47 से लेकर 2014 तक की सारा एक ब्यौरा देते हैं और उसमें पूरा वो एक दैट इज लाइक रीडिंग ए चार्ज शीट अगेंस्ट द सेंटर। क्योंकि वो कटघरे में खड़ा कर रहे थे कांग्रेस को। ठीक, कांग्रेस में तो मरकजी सरकार तो कांग्रेस चला रही थी, आज ये हैं लेकिन कल वो थे, वो उनके खिलाफ पूरा चार्ज शीट एक रीड कर रहे थे कि भी इन्होंने ये सारा गलत किया कश्मीर। दरअसल 2014 के बाद जो बीजेपी का जैसे आया माइनस आर्टिकल 370 विच एवर वे यू टेक दैट, लगभग वही पॉलिसी ऑफ कंटिन्यूटी विद चेंज जो है बीजेपी ने कैरी ऑन की जो कांग्रेस किया करती थी। तो मरकज़ का एक रहा और जो कश्मीर से जो है वो इस तरह से रहा। कुल मिला के ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने कश्मीर के अंदर जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए, प्रोसेसेस के लिए जो ट्रस्ट है वो रिड्यूस किया। अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं लेकिन लोग उनके ऊपर पूरी तरह से यकीन करने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं आई डोंट नो कि यानी ये यहाँ पे एक सिचुएशन पॉलिटिकल एक इस किस्म की बन गई है कि वट एवर यू सी, आपके सामने कोई भी चीज़ आती है आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। आप कहते नहीं जो असल चीज़ है वो इसके पीछे है, जिसका हमें बाद में पता चलेगा वो असल चीज़ है, वो इस तरह से है। तो लिहाजा वो एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म भी है लेकिन सस्पिशन और डाउट्स भी हैं और बड़े नेचुरल हैं ऐसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जिसके ज़रिए देखा जा रहा है सारी सिचुएशन को, ख़ास करके कश्मीर से। ज़फ़र साहब, कश्मीर को लेकर लगभग हर चैनल के ऊपर बात हो चुकी है, बड़ी तफसील से बात हो चुकी है। बात जम्मू के नैरेटिव की करेंगे। सबसे पहले ज़फ़र साहब, आप जम्मू में सहाफ़त एक लंबे वक्त से कर रहे हैं, जम्मू के ऊपर आपने खूबसूरत किताब भी लिखी है। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जम्मू का नैरेटिव आखिरकार बनता क्यों नहीं, और जम्मू का नैरेटिव अगर नहीं बन पा रहा तो उसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं? क्या जम्मू की लीडरशिप जिम्मेदार है, या ये जो कहा जाता है बार बार कि कश्मीर लीडरशिप ने कभी जम्मू में नैरेटिव बनने ही नहीं दिया, उन्होंने हमेशा जम्मू को एक अपेंडेज के तौर पर रखा, इसके कारण जो है जम्मू में नैरेटिव नहीं बना? आप कैसे देखते हैं चीज़? नैरेटिव बाहर से आकर कोई नहीं बनाता, नैरेटिव लोकल लोगों का होता है, उनकी अपनी कहानी होती है, उनकी अपनी स्टोरी होती है, वो किस तरह से अपनी कहानी को बयान करते हैं
वो अपने आप के ऊपर कितना यकीन करते हैं, वो अपनी तारीख के ऊपर कितना फ़ख्र करते हैं, नैरेटिव उस चीज़ के साथ बनता है। आप किसी दूसरे को टटोलते रहें, नैरेटिव वहाँ से नहीं बनता। जम्मू की प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी हिस्टोरिकल हैं और बड़ी ट्रेजिक सी सिचुएशन है जम्मू की, जिसके दो जो मेन फैक्टर हैं, बल्कि मैं कहूँगा तीन उसके फैक्टर हैं। वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, the most important thing that defines a political or social identity is the sense of history। ठीक ठीक है। जम्मू सूबा के अंदर हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा डेफिसिट है, बहुत बड़ा डेफिसिट है। आप ये पूरी जो ये देख सकते हैं, सामने की किताबें आप देख सकते हैं, इनमें से 90% किताबें जो हैं आपको वो कश्मीर के ऊपर मिलेंगी, लिटरेचर जो है कश्मीर के ऊपर मिलेगा। तो आप मुझे एक्यूज़ करेंगे जी बड़ा स्टफ़ रख लिया आपने कश्मीर पे, भी जम्मू का कहाँ से लाऊं मैं? जो मार्केट में अवेलेबल है वही लेकर आना ना मैंने। जम्मू की जो एक जो हिस्ट्री है, जो राइटफुल एक्सेस टू द हिस्ट्री ऑफ जम्मू है, दैट हैज़ बीन डिनाइड टू जम्मू बाय जम्मू इटसेल्फ। लेट मी बी वेरी clear about that. I mean, what is the authentic account of history on Jammu? What is the popular account of history on Jammu? And what are its various versions? And what is its accessibility and availability? कोई मुझे बता दे। कुछ लोग कहेंगे जी फलाने लिखी। मेरे ख्याल से कि ये एक जो बहुत डिफ़िकल्ट स्टेट जब कॉन्स्टिट्यूट हुई 1846 में, है ना, बड़ा अनयूजुअल सी स्टेट कि भी आप जम्मू सांबा कठुआ जैसी जगह भी आपके पास है, जहाँ पे आप 42-44 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर तक आप जाते हैं, और सब ज़ीरो, जहाँ पे पूरा साल सब ज़ीरो रहता है। आप वो भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे अक्रॉस द ईयर बर्फ़ के तूदे पड़े हुए हैं, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे अक्रॉस द ईयर जो है गर्मी है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे फुल 4 सीज़न भी आप इंजॉय कर रहे हैं। दुनिया भर में आपको अगर आप घूम कर देखें, इतनी डिफ़िकल्ट स्टेट्स की एग्जांपल्स आपको बहुत कम मिलेंगी जैसे ये डोगरा महाराजाज ने जम्मू कश्मीर की स्टेट जो है वो कंस्ट्रक्ट की। ऐसी स्टेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसकी कुछ अपनी कीमतें भी अदा करनी पड़ती हैं, कुछ अपनी कॉस्ट्स भी अदा करनी पड़ती हैं, कि आपको कंट्रोल भी थोड़ा सा टाइट रखना पड़ता है। तो वो उससे पहले की जो जम्मू की हिस्ट्री है, वो मेरे ख्याल से जो इफेक्टिवली सप्रेस हुई, और जो लेटर टाइम के ऊपर जो हिस्ट्री आई वो ग्लोरीफाई करती है सिर्फ डोगरा महाराजाज को। तो हमारी बिगनिंग जो है जम्मू की, वो हमें नज़र आती है कि 1846 से हमारी बिगनिंग हुई है। लेकिन 1846 से जब हमारी बिगनिंग हुई है तो जाहिर सी बात है कि वन सेट ऑफ पीपल, वन सेट ऑफ थिंकिंग, वन सेट ऑफ नरेटिव, ऐसा तो नहीं ना। व्हाट इज द अल्टरनेटिव हिस्ट्री, व्हाट इज द पीपल्स हिस्ट्री ऑफ जम्मू? वो अगर कोई है 2-3 दीवान कृपा राम की या किसी की किताब आपके पास है, तो वही जो डोगरा दरबार है उसी के बारे में आपके पास वो बात करती है। एक अल्टरनेटिव हिस्ट्री नहीं, कल्चरल हिस्ट्री क्या है, कितने लोग जो हैं, मतलब एक आर्टिकल से ज़्यादा आपको मियाँ डीडो के बारे में या बाबा जीतो के बारे में या और जो कल्चरल आइकन्स हैं, रेवोल्यूशनरीज हैं, उनके बारे में आपको मिलेगा। आप मतलब जो पूरे शहर में आप घूम कर देखेंगे, आपको 2 किस्म के फिगर्स यहाँ पे मिलेंगे। या तो आपको जनरल्स मिलेंगे जिन्होंने तलवारें पकड़ी हुई हैं, वॉरियर्स, ठीक है, हिस्ट्री उनको भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करती है, और या आपको जो है रिलीजियस गॉड्स और गॉडेसेस के ऊपर जो है सारे जो वो सारी आपको वो मिलेंगे। वेयर इज़ द कल्चरल हिस्ट्री, वो सारी चीज़ जो है, लिटरेरी हिस्ट्री, वो सारी चीज़ कहाँ, वो तो वो एक्सेस डिनाई करता है। तो जो सेंस ऑफ बीइंग, जब मैं अपने आप को पीछे घूम कर देखता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरी तारीख क्या है, मेरी स्टैंडिंग क्या है, तो ख़ास करके क्योंकि हम एक पॉलिटिकल एंटिटी का हिस्सा हैं, जिसको हम जब हम कश्मीर के कंपैरिजन में जब हम इसका मुआवजा करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास ये चीज़ है नहीं है, लैकिंग है। दिस इज नंबर 1 कि ये एक जम्मू का बड़ा फैक्टर है। नंबर 2 जो है, मैंने कहा था कि 3 चीज़ें जो हैं जो जम्मू को जो एक ट्रेजिक सी पॉलिटिकल सिचुएशन बना देती हैं। नंबर 2 ये है कि जो एक यूनिक डेवलपमेंट्स 1940, ये जो इंडिया की जो फ्रीडम मूवमेंट है और उसके बाद जो पाकिस्तान मूवमेंट बनी, 2 नेशन थ्योरी बनी, 1930 से उसका आगाज़ हो गया। यहाँ पे भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने लगी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ बनी। 47 के बाद जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुई, ट्रांजिशन हुई सारी, उसके बाद तब से लेकर आज तक मुसलसल जो जम्मू कश्मीर का जो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो पॉलिटिक्स है यहाँ की, खास करके कश्मीर वैली की जो पॉलिटिक्स है, दैट हैज़ ऑपरेटेड इन ए सेपरेटिस्ट एनवायरनमेंट। उसका कॉन्टेक्स्ट ही सारा जो है वो सेपरेटिस्ट है, कि 2 लोग खड़े हो जाते हैं कि वी डोंट एग्री विद द काइंड ऑफ एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ विद इंडियन यूनियन, द काइंड ऑफ रिलेशन। 2 साथ में दूसरे खड़े होते हैं जो उसको डिफेंड करते हैं कि व्हाट आर यू सेइंग, वी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये पावर में आ जाते हैं
फिर दो और शुरू हो जाते हैं, जब वो पावर में आते हैं तो ये एग्जिट हो जाते हैं, ये कहते हैं कि नहीं ये तो अभी वो है फाइनल नहीं है, जो एक्सेशन फाइनल नहीं है, मर्जर तो है नहीं है, एक्सेशन है, तो बाकी तो बातें कोई सेल्फ डिटर्मिनेशन है, सेल्फ रूल है, ऑटोनॉमी है, बहुत सारी चीज़ें। तो लिहाजा एक अनसेटल्ड जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एक सेपरेटिस्ट ह्यूज का पॉलिटिकल एनवायरमेंट, क्योंकि बहुत सारा एक बड़ा तबका है कि भी सेल्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, अभी तो फाइनल डिसाइड करना था कि हमें हिंदुस्तान के साथ रहना, पाकिस्तान के साथ रहना। तो 47 से लेकर मुसलसल जो कश्मीर का पॉलिटिक्स है वो ऑपरेट करती है एक सेपरेटिस्ट एनवायरनमेंट में। जम्मू के ऊपर मुल्क भर ने जिम्मेवारी आयद करके रखी हुई है कि आप इसको डिफेंड करो, ठीक है। जो टू नेशन थ्योरी का जो दरअसल जो बैटल ग्राउंड है, जो उसका टेस्टिंग ग्राउंड है, वो लगातार से जम्मू है। मतलब जम्मू को अपने इश्यूज, अपने मामले, अपनी तारीख, अपनी सियासत, उसके ऊपर फोकस करने का कभी मौका ही नहीं मिला। आपके पूरा जो है पूरे 70 ईयर से ज़्यादा आपने एग्जॉस्ट कर दिए, स्पेंड कर दिए सिर्फ कश्मीर के उस सेपरेटिस्ट स्पेस में ऑपरेट होने वाले पॉलिटिकल नैरेटिव को डिफेंड करने के लिए। उसमें लेट अस एक्सेप्ट अनदर थिंग विद मैच्योरिटी कि ये पॉलिटिकल नैरेटिव जो शेप कहाँ से होता है, ये तवी बेसिन एरिया में होता है, ये जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर तक यहाँ पे होता है। क्योंकि जो रजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ वगैरह है सारा, इसको फिर जम्मू के इस पॉलिटिकल नैरेटिव से एज सस्पेक्ट देखा जाता है कि हो सकता है शायद ये लोग भी फ्रेंडली हैं जो कश्मीर के पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ। तो फिर जम्मू अपने आप में एक हमवार सूबा, एक हमवार रीजन, एक हमवार पॉलिटिकल जो स्पेस है वो तो बन ही नहीं पाया कभी भी। आप अगर प्री 1947 की अगर आप जम्मू की सारी हिस्ट्री, पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स है वो सारी उठाकर देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शेख अब्दुल्ला वाज नॉट एक्सेप्टेड एज अ लीडर बाय द पर्टिकुलर द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ जम्मू, ठीक है। नहीं था कि भाई यहाँ पे कोई और लीडर थे, चौधरी गुलाम अब्बास थे, हमीदुल्लाह खान थे, और बहुत सारे लोग थे, वो मीरपुर का अलग सिस्टम था, पुंछ का अलग था, सारा इस तरह से था। फिर क्या वजह हुई कि भी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जो प्रिडोमिनेंट फोर्स बन गई इन दो रीजन्स में, पीर पंजाल में, चिनाब वैली में, फॉर सेवरल डिकेड्स नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर उसका कोई भी आगे रूप आया, वो प्रिडोमिनेंट फोर्स बन गई। क्योंकि जो प्रजा परिषद की जो एजिटेशन थी सारी, दैट वाज अ वेरी एक्सक्लूसिव मूवमेंट, दैट वाज नॉट एन इंक्लूसिव मूवमेंट जो इंक्लूड करती रजौरी, पुंछ को, सारे मुसलमान जो पॉपुलेशन के लोग हैं उनको भी इंक्लूड करती। जब ये पूरा एक्सक्लूसिव हो गया, एक डायरेक्शन में हो गया, तो लोगों को लगा कि ये तो हमें तो वी आर नॉट एड्रेस्ड इन दिस पॉलिटिकल प्रोसेस, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के करीब हुए। तो लिहाजा वो फर्दर एक स्प्लिट जो है वो जम्मू की जो बॉडी पॉलिटिक है रीजन की, उसमें वो फर्दर काज होता रहा। तो दो फैक्टर्स ये रहे आपके पास कि एक जो है लैक ऑफ सेंस ऑफ हिस्ट्री, दूसरा ये है कि वट एवर यू डू जस्ट इन रिएक्शन टू कश्मीर। ऑल पार्टी मीटिंग, हम ये ऑडिट नहीं करते कि रविंदर रैना, कविंदर गुप्ता या निर्मल सिंह या भीम सिंह कितने कैपेबल हैं, या ताराचंद कितने कैपेबल हैं हमें रिप्रेजेंट करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग में। हमारी इंटायर जो यहाँ पे मसला बना हुआ वो ये है कि 9 कश्मीर से आपने ले लिए और 5 जम्मू से लिए, और गुलाम नबी आज़ाद डिसमिस्ड। मतलब गुलाम नबी आज़ाद जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी सेलिब्रेट की है एज अ लीडर ऑफ जम्मू, ही इज़ नॉट कंसिडर्ड एज लीडर ऑफ जम्मू। वाई? बिकॉज ही इज़ अगेन फ्रॉम चिनाब वैली, और वही जो पॉलिटिकल अपरेटस है हमारा, उसका वो हिस्सा, पूरा नैरेटिव वो बन जाता है। तो हम वो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम न्यूमेरिकल तरीके से कर रहे हैं कि कश्मीर ज़्यादा ले गया, क्योंकि हमारी हर बात जो है, एवरी सिंगल थिंग इज इन रिएक्शन टू कश्मीर। ठीक, दो चीज़ें हो गई। तीसरी ये है कि हर सोसाइटी को दुनिया भर में आप देखें, पॉलिटिकल लीडरशिप से ज़्यादा जो सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उन्होंने मार्गदर्शन ज़्यादा किया है। ठीक, उन्होंने हर सोसाइटी को जो है एक बड़ी सोसाइटी बनाने में, एक बड़ी सिविलाइजेशन बनाने में आपको इंटेलेक्चुअल लीडरशिप जो है वो प्रोवाइड की है। जो जम्मू की इंटेलेक्चुअल लीडरशिप फ्रॉम टाइम टू टाइम रही है, उसने जितना जम्मू का डैमेज किया है, इतना मेरे ख्याल से ना कोई बाहर की कोई ताकत आके इतना डैमेज कर ही नहीं सकती। दे हैव बिल्ट फॉल्स नैरेटिव्स, दे हैव क्रिएटेड फॉल्स स्टेटिस्टिक्स, सारी चीज़ें गलत सलत लाकर लोगों के सर के ऊपर मसलत करके 20-30 साल लगाकर अनथक मेहनत करके उन्होंने जम्मू के अंदर एक जो है इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स क्रिएट किया। आज मतलब इतना कूट कूट कर जम्मू के अंदर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स जो है, ये हमारे इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का बहुत बड़ा एविडेंस है
कि हम अपने आप को नहीं देखते, हमारे पास जो भी बात होती है पहले कश्मीर की तरफ देखते हैं कि भाई कश्मीर के साथ किसी ने कोई बात तो नहीं कर दी, कश्मीर का कुछ ये तो नहीं हो गया। जब से ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के अंदर जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आई है, तब से आप देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट के प्रोसेसेस हैं उसमें कोई सिक्रेसी किसी किस्म की रह ही नहीं सकती। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन और एक्सेसिबल, आरटीआई किसी भी तरीके से, मतलब कोई आखिरी सीक्रेट अगर रह जाता है तो आप आरटीआई से उसको ऑब्टेन कर लेते हैं, वरना हर चीज़ पब्लिक डोमेन में है आजकल। जो डिस्क्रिमिनेशन दूसरी तीसरी सारी चीज़ें जो हैं वो हीप की जाती हैं। आप यानी ये देखिए, आप इसको ये कहा जाता है कि जी एक लंबे वक्त तक के नैरेटिव रहा कि सिर्फ मुसलमानों को भर्ती किया जाता है, यानी कश्मीर के उस तरह से बताया जाता है, जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन। जम्मू की सबसे जो एलीट पॉलिटिकल, जम्मू कश्मीर की जो सबसे एलीट सिविल सर्विस है वो है जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। उसमें सबसे बड़ा हमारा एक तो मसला स्ट्रगल लंबे वक्त तक ये रही है कि इसमें जे लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अब तो जे भी लग गया, लेकिन जो असल बड़ी बात थी उसमें वो आप अगर देखें, फैक्ट ऑफ द मैटर, जम्मू एंड कश्मीर इज़ ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। 65% तो मुसलमान हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसमें आप देखें कि आप जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, यानी जो आईएएस के बाद जो आपके पास एक सुपीरियर ब्यूरोक्रेसी आती है वो यही है। और मेरे ख्याल से आईएएस से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कि विद इन यहाँ पे अपना एक सिस्टम है, करियर ट्रेजेक्ट्री है, सारी चीज़ है उसमें जो मुस्लिम्स हैं दे आर लेस देन 50%, अराउंड 45 to 45%, 44 से 45% हैं। एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में आपका जो मुस्लिम ऑफिसर्स की जो रेशो है वो रिवर्स में है। वो इवन के पॉपुलेशन अगर 65% मुसलमान होते, 35% हिंदू सिख बाकी लोग होते तो हम मानते पूरा बैलेंस है। अगर 70% मुसलमान भी हो जाते और 30% बाकी लोग होते, हम कहते हैं कि शायद कहीं पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हुई है। जब मुसलमान है ही 50% से कम है, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरिट है वो उसने जो उसकी अफादियत रही है, मेरिट हैज़ प्रिवेल्ड एवरीवेयर। सो आपका जो वो उसमें इल्ज़ाम लगाने की आपको जो, लेकिन उस डाटा को कोई उस वहाँ तक कोई जाने नहीं देता, उसके बारे में सोचने नहीं देते, देखने नहीं देते, सिर्फ यही है डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है। आज जैसे हमारा ये हो रहा है कि भाई अब 90 सीटें होंगी हमारे पास इसमें लेजिस्लेचर में, और उसके बाद ये होगा कि उसका डिवीजन होना कि भाई कश्मीर, पहले ये तो कश्मीर और जम्मू दो इलेक्टोरल एंटिटीज़ नहीं है, ये एक पॉलिटिकल एंटिटी की दो अलग डिवीजन्स हैं। उसमें हमें पैरिटी चाहिए जम्मू के अंदर ज़्यादा। मान लीजिए कल जम्मू के अंदर पैरिटी हम इस तरह से बन भी जाती है कि 45-45 सीटें दोनों रीजन्स में आ जाती हैं, लेकिन फिर भी जो यहाँ में इलेक्ट होकर जो लोग आते हैं उनमें डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा आ जाती है, तो उस वक्त आप जाकर किसको आप एक्यूज़ करेंगे। तो मेरे ख्याल से मतलब एक जम्मू के अंदर एक अपना जो ना एक अपना ऑडिट, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आई मीन जम्मू इज़ रिच इन ए लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स। इतना अंदाज़ा नहीं होगा लोगों का। जम्मू का रिच हिस्ट्री है, लेकिन वो सामने आनी चाहिए। लिटरेचर है, कल्चर है, जम्मू का फोक है, जम्मू का म्यूज़िक है, जम्मू की जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी जो है वो इतनी बेहतरीन है। मतलब कश्मीर में एक वहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं है। डाइवर्सिटी इज़ ऑलवेज अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन। जम्मू के अंदर डाइवर्सिटी जो है वो इतनी है, जियोग्राफिकल है, कल्चरल है, रिलीजियस है, लिंग्विस्टिक है। मैं कहता हूँ कि जम्मू के अंदर इतने असेट्स हैं, इतने शायद बहुत कम रीजन्स के पास कहीं पे होंगे, पर हम अगर उनको एक्सेप्ट करें, उनको हम सेलिब्रेट करें और उनके बीच अपनी स्ट्रेंथ हम ढूंढें, तो तब जाकर एक हमारे अंदर भी एक कम से कम एक जो एक सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डिग्निटी जो है वो बहाल होनी वो बड़ी ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि इससे जम्मू का एक नैरेटिव बिल्ड किया जा सकता है। अब ज़फ़र साहब, इसी से जुड़ता हुआ सवाल ये भी है कि डोगरा स्वाभिमान संगठन के चौधरी लाल सिंह हैं, एक लंबे अरसे से वो भी सियासत में हैं। उसके अलावा एकजुट जम्मू एक छोटी सी वो जमात भी बनकर जो है उभर कर सामने आ रही है, और भी बहुत सारी जमातें हैं। क्या वजह है कि एक रीजनल जमात जम्मू कश्मीर, जम्मू रीजन में, जम्मू सूबा में एक रीजनल जमात की अगर बनी भी कोई जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी तो उधमपुर तक महदूद रही वो, और उससे क्या कहते हैं डोडा बदरवा किश्तवाड़। तो क्या आप ये मानते हैं कि हालात जम्मू रीजन में ऐसे हैं
कि एक रीजनल जमात का और ताकतवर रीजनल जमात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या आप ये मानते हैं कि ठीक है नेशनल पार्टियां जो हैं वो जम्मू को रिप्रेजेंट करती आई हैं और रीजनल पार्टी का वजूद अब मुमकिन नहीं है क्योंकि हालात इस तरह के हैं? देखिए, रीजनल पार्टीज़ जो हैं लगभग हर स्टेट्स में आप देखते हैं कि बड़ी प्रोमिनेंट रीजनल पार्टीज़ हैं। आप केरला से होकर शुरू हो जाएं, एवरी स्टेट यू विल फाइंड ए रीजनल पार्टी। और उस रीजनल पार्टी का क्या होता है कि उसका एक कंपटीशन होता है किसके साथ? नेशनल पार्टी की किसी एक नेशनल पार्टी के साथ। कहीं पे आपका जो की कॉम्पिटिटर है वो कांग्रेस है या कहीं पे आपका बीजेपी है। देर इज़ नो हार्म इन हैविंग ए स्ट्रांग रीजनल पार्टी, इसमें कोई वो बुरी बात नहीं है। जम्मू को एक सेक्युलर, क्रेडिबल और पावरफुल सेंट्रल लीडरशिप की ज़रूरत है जो पूरे जम्मू को रिप्रेजेंट करने की कैपेबिलिटी और मॉरल और पॉलिटिकल विजन जो है वो रखती हो। वो नेशनल पार्टी का भी कोई सज्जन रिप्रेजेंट कर सकता है, वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी भी वो कर सकती है। पैंथर्स पार्टी, मतलब भीम सिंह एक बड़े अच्छे लीडर और बहुत पढ़े लिखे, लेकिन जो ये पैंथर्स पार्टी वालों का ये भी बड़ा खतरा, ज़रा सर आप उनके साथ क्रिटिकल बोलो वो गालियां भी देने शुरू कर देते हैं। आपको देंगे शायद, मैं तो बचा रहूँगा। मैं एक 2.5 इंच की मस्जिद उन्होंने बना के रखी हुई है अपनी, जम्मू से लेकर उधमपुर से होते हुए रामनगर तक, इसी ट्रायंगल के अंदर वो ऑपरेट करते हैं। अगर उमर अब्दुल्ला ने 2002 में महाराजा हरि सिंह के बारे में कुछ बात ना की हुई होती तो यशपाल कुंडल वहाँ से इलेक्शन ना जीतते। वो भी एक करिश्मा हो गया। तो पैंथर्स पार्टी ने अपना दायरा इतना महदूद रखा हुआ है। लाल सिंह, चौधरी लाल सिंह के बारे में आप बात कर रहे थे। चौधरी लाल सिंह का एक बड़ा बात करता है, बड़ी वो एक डायनेमिक किस्म का एक लीडर है। डोगरा स्वाभिमान संगठन, एवरी वन हु पॉपुलेट्स जम्मू रीजन इज नॉट ए डोगरा। यहाँ पे गुजर है, जब आप गुजर को कहोगे कि तुम भी डोगरा इसका हो वो, तो वो गुजर कहेगा भाई साहब मेरा तो काफ़ी 400-500 साल का एक हिस्ट्री है, तो वो तो उससे तो नहीं ना बात बनेगी। फिर आपको पहाड़ी अपने आप में कितनी बड़ी जो है वो कम्युनिटी है। आप डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ में जाएं तो वो किस तरह से वो है। पहाड़ी का तो इतना एक डाइवर्स है कि पहाड़ी इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन सेट और अदर सेट ऑफ द मुस्लिम। पहाड़ी में ब्राह्मण है, राजपूत है, सैयद है, उसमें हर किस्म के लोग जो हैं वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, सारे उसके शामिल हैं। जब आप कहते हो डोगरा स्वाभिमान संगठन, तो आप राइट फ्रॉम द बिगनिंग पहले दिन ही अपना डिफाइन कर देते हो कि आपका विजन क्या है और किस हद तक आप रिप्रेजेंट करते हो। आपने वही तवी बेसिन एरिया को आपने कोई रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा, आप कोई पता नहीं किसका कह रहे थे, लेकिन देखिए कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक प्रोसेस होता है। वो लोगों के साथ एंगेज करते हैं, समझते हैं कि बात क्या है। ये कोई सिर्फ ट्विटर हैंडल्स के थ्रू, आप कितने लोग हैं जो ट्विटर को समझ सकते हैं? ट्विटर के ऊपर ट्वीट या रीट्वीट के साथ कोई है वो पॉलिटिकल प्रोसेस ज़्यादा एक्टिव नहीं है। हम भी नहीं, मुझे खुद नहीं पता ट्विटर के ऊपर लोग क्या कह रहे हैं। तो मुझे तो आप आए हैं, बात हो रही है आपके साथ, तो एक दूसरे को समझ पाने की हम कोशिश कर पा रहे हैं। वो जो एक रिप्रेजेंटेटिव चीज़ है जम्मू सूबा के अंदर, ये मैं ये कह रहा हूँ कि आई थिंक दिस पीपल इन रजौरी, पुंछ और ये जो चिनाब वैली के लोग हैं, ना जम्मू से इनको कोई पूछता, ना कश्मीर से कोई पूछता, लेकिन बावजूद उसके दे आर सिटिंग प्रेटी कंफर्टेबल, क्योंकि वो ना जम्मू के कंपटीशन में ना कश्मीर के कंपटीशन में। आज आप देखो कि मेडिकल कॉलेज में आप चले जाओ, ये 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, इससे आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में चले जाओ, सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स आपको यहाँ से मिलेंगे। बड़ी फर्टाइल लैंड है। और ये आप देखो पुलिस में, केएस में देखो, सबसे ज़्यादा आपको लड़के लड़कियाँ यहाँ के आए हुए मिलेंगे। वो कहते हैं कि ठीक है यार, आप पूछते ही नहीं हो तो हम अपने हिसाब से लगे। और पहाड़ तो वैसे पहाड़ों में बैठकर तो पढ़ाई करना या थिंकिंग करना, उससे बेहतर तो लोग तो शहरों की ज़िंदगी छोड़कर चले जाते हैं पहाड़ों में कि थोड़ी तरोताज़ा सोच तो कम से कम वहाँ से मिलेगी। कहते नहीं, अगर जम्मू रिप्रेजेंट करता, कश्मीर रिप्रेजेंट करता तो हम वहाँ पर जाके बैठेंगे। दिस इज़ प्योरली एंड एंटायरली इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। ये जो जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर के रीजन में है, कि ये एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल अप्रोच जो है वो बिल्ड करें, पूरे जम्मू सूबा को समझें, उसको क़यादत प्रोवाइड करें। मैं नहीं कहता कि किसी पुंछ वाले के अंडर काम करें या किसी किश्तवाड़ वाले के अंडर काम करें, उसको क़यादत प्रोवाइड करें। कहते हैं कि लुक, वी आर द लीडर्स, वी आर रिप्रेजेंटिंग यू। ये नहीं जैसे मेंबर पार्लियामेंट थे यहाँ के, उनको किसी ने इरिटेट किया बहुत ज़्यादा कि भाई आप तो इतने महीने हो गए कि तो आप तो नज़र नहीं आए, रजौरी पुंछ से आपने वोट लिया हुआ था। उन्होंने दूसरे दिन गाड़ी स्टार्ट की तो रजौरी पुंछ में चले गए। सो एवरीवन वाज एबल टू नोटिस
कि भी ये किसी की प्रोवोकेशन में आकर जो है वो गए हुए रजौरी पुंछ चक्कर लगाने आए जबकि रजौरी पुंछ जो है उनके जहन से ही उतरा होगा। वो कहते हैं मुझे जो कंसोलिडेटेड अच्छा खासा वोट है वो तो जम्मू से मिलता है, रजौरी पुंछ में तो वैसे भी डिवीजन होती है सारी पार्टीज के बीच, तो मुझे क्या लेना रजौरी पुंछ में जाके। व्हाई वुड समवन केयर इन रजौरी एंड पुंछ व्हेन यू आर मेकिंग अ बिग स्पीच इन जम्मू? रजौरी पुंछ में कोई क्यों आपको सीरियसली लेगा? बिल्कुल आखिर में ज़फ़र साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऑल पार्टी मीटिंग ख़त्म हो गई, ऑल पार्टी मीटिंग के ख़त्म होने के बाद जम्मू के नैरेटिव की भी बात हो रही है और आपने ये भी कहा कि एक सेंट्रल कोई भी क़यादत हो उसे क़यादत प्रोवाइड करनी है पूरे जम्मू रीजन को और उसी से मुमकिन ये है कि आपके एक जम्मू का नैरेटिव बन सकता है। ऑल पार्टी मीटिंग के ख़त्म होने के बाद ये तमाम डस्ट सेटल होने के बाद आप जम्मू कश्मीर को 3 महीने बाद या 6 महीने बाद कहाँ देखते हैं? थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि डिपेंड करता है कि सबके रिस्पॉन्सेस किस किस्म के आते हैं, लेकिन जिस तरीके से चीज़ों को मैं इस वक्त देख पा रहा हूँ, जैसे मुझे समझ आ रही है, उससे मुझे लगता है कि आज से 3 महीने बाद यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने के बाद मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर इलेक्शन के मोड में हो सकता है। यानी डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आ चुकी है। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है कि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट किसी वक्त पे आती है, 60 दिन का टाइम देकर ऑब्जेक्शंस वगैरह सारी चीज़ करके उसका फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश करके इलेक्शन की जो तैयारी है वो शुरू हो सकती है। और आई डोंट सी इन 4-5 महीनों के अंदर मैं स्टेट वापस आते हुए नहीं देखता हूँ, और मुझे लगता है कि शायद अर्ली नेक्स्ट ईयर, और डिपेंडिंग ऑन अ लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स, कोई एक फैक्टर नहीं है, कोई 10 फैक्टर ऐसे हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हुए स्टेट की बहाली हो सकती है। सबसे बड़ा फैक्टर, व्हेन आई से डिपेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर, सो आई डोंट वांट टू अलाउ योर ऑडियंस टू ड्रा देयर ओन इन्फ्लुएंसेस कि भी क्या अमेरिका फैक्टर है, चाइना फैक्टर है, ये फैक्टर वो फैक्टर। सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि जब यहाँ पे इलेक्शन होता है तो मैंडेट का नेचर क्या है। अगर मैंडेट का नेचर इतना हैवी है कि वो स्टेट की इमीडिएट रेस्टोरेशन को इंडिकेट करता है तो स्टेट जल्दी रेस्टोर हो सकती है। अगर मैंडेट इतना फ्रैक्चर्ड है तो फिर मेरे ख्याल से मरकज़ चाहेगा कि एक और लंबे वक्त तक जो है, जिस तरह से सिचुएशन है यहाँ पे, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स का, होम अफेयर्स का, बाकी मामलों का जो कंट्रोल है डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के हाथ में, वो उसी तरह से बतौर यूनियन टेरिटरी वो चलता रहे। दिस इज हाउ आई। ज़फ़र साहब जम्मू को कहाँ पर देखते हैं आप? क्या कुछ डिलिमिटेशन की मान लीजिए एक्सरसाइज की वजह से आपने कहा 45-45 कर दिया, तो क्या उसके बाद आप सियासी तौर पर कोई बहुत बड़ा बदलाव जम्मू में देखेंगे, या आपको लगता है जैसा जम्मू आज है इसी तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी, एक सियासी क़यादत नहीं आएगी दोबारा? क्योंकि हमने जम्मू में ये चीज़ें देखी कि आप एक सियासी क़यादत को ज़बरदस्त अपोज कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त वो सियासी क़यादत बरसर इक़्तिदार आती है आप फ़ौरन उसी सियासी क़यादत के साथ जो है शमूलियत कर लेते हैं। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, फिर लोग एंगेज करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट सीइंग, मुझे इस वक्त कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो इस डायरेक्शन में जाती हो, जो जम्मू के जो पॉलिटिकल सिचुएशन में एक बहुत ज़्यादा डायनेमिक शिफ्ट जो है वो लेकर आती हो। देखिए, ये एक बड़ा, ये दिस इंटरव्यू इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि आप आते हैं कदर से चुनाव से और मैं आता हूँ रजौरी से। ये उस जम्मू का हिस्सा ही नहीं है जिस जम्मू की बात पिछले 70-75 साल से चल रही है। हम दोनों उस जम्मू से हैं जिसका हम हिस्सा है, मतलब माना ही नहीं जाता यहाँ पे। ये तो बड़ा, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके प्यार मोहब्बत की वजह से जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी चलती रहती है, वरना जम्मू का मुख्तलिफ एक चीज़ है। अब क्रोनोलॉजी नोट करना आप कि जम्मू में एक प्रिडोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स एक लंबे वक्त तक रहती है कांग्रेस, राइट? क्योंकि कांग्रेस के साथ रहना, कांग्रेस के साथ काम करना, कांग्रेस को वोट डालना, उसको देखा जाता है ए वोट इन नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि एक जो पेट्रियटिज्म का और नेशनलिज्म का सबसे मतलब, आप पंजाब में जाएं तो आप एक नॉर्मल पॉलिटिक्स कर सकते हैं, आप हिमाचल में जाएं नॉर्मल पॉलिटिक्स कर सकते हैं, महाराष्ट्र में जाएं आप सेंटर के साथ इतनी कन्फ्रंटेशन के बावजूद भी आप एक नेचुरल पॉलिटिकल प्रोसेस में रह सकते हैं, बंगाल में भी आप रह सकते हैं। लेकिन जम्मू में एक आपके पास एक एक्स्ट्रा ज़िम्मेवारी आयद है कि आपको जो है पेट्रियटिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म वगैरह, और उसको जो है कोई भी एंटी नेशनल सेंटिमेंट को काउंटर करना, वो भी आपके ऊपर एक बड़ी ज़िम्मेवारी आयद होती है। तो आप कांग्रेस के साथ एसोसिएट रहें, कांग्रेस को वोट डालें, तो वो लगता था कि ये एक नेशनल इंटरेस्ट की सबसे बड़ा जो हक है वो हम अदा कर रहे हैं, कि हम कश्मीर बेस्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस को इफेक्टिवली ब्लॉक करने की हम कोशिश कर रहे हैं। वो लंबे वक्त तक हुआ, आप देखो फुटप्रिंट जो है वो कांग्रेस का एक्सपेंड हुआ। तो जब आप कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस ने जब ग्रेजुअली अलायंसेस करने शुरू कर दिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ,
फिर कांग्रेस आपको उतनी नेशनलिस्ट, उतनी पेट्रियाटिक, उतनी जम्मू की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी नहीं नजर आनी शुरू हुई जैसे आपको बीजेपी के ऊपर उम्मीदें लगनी 90s से, जो बीजेपी के ऊपर उम्मीदें लगनी शुरू हो गई कि भाई अब कांग्रेस 20 सीटें यहाँ से जीत ले, तो तब भी आप कहते हैं कि नहीं जी मैंडेट हमारे पास नहीं है, मैंडेट कश्मीर के पास चला गया है। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू के कूचे कूचे गली गली में जो है वो पीली पगड़ी पहनकर जगह जगह उन्होंने सारी कैंपेन की, लेकिन जब वो उनका अलायंस पीडीपी के साथ बनता, कहते ये भी हाथ से चीज़ निकल गई। फिर एक चीज़ लंबे समय तक एक बिल्ट होती है बीजेपी के फेवर में। अब बीजेपी 25-26 सीटें जो है वो लेकर आ जाती है। उसके बावजूद क्या होता है कि बीजेपी के आपको अब जो है उतनी रिप्रेजेंटेटिव, उतनी कैपेबल, उतनी पेट्रियाटिक अब नहीं नज़र आ रही है जितनी आज से 6-7 साल या 10 साल पहले जब आप ईगर थे कि बीजेपी ऐसे किसी सिस्टम में आए। अब आपको और जो ग्रुप हैं वो नज़र आने शुरू हो गए कि अब इसके एक्सट्रीम पे जाकर कोई हमें अपनी लीडरशिप तलाश करनी है। ये क्या चीज़ आपको दर्शाता है? ये वही सारी चीज़ कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसका आप एक काउंटर प्रोवाइड कर सकते हैं कश्मीर को, और तब जाकर कि जम्मू का एक वो बनेगा कि जम्मू को अपना एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन होगी कि वी हैव बीन एबल टू डू समथिंग। लेकिन वो जम्मू के हक में जाकर कोई चीज़ साबित ना हुई। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा मैं, जिसको हम ओवरलुक कर जाते हैं, कि कश्मीर के अंदर अगर यहाँ पे वो एंटीडोट जब आप ढूंढते हैं ना कि भी कोई चीज़ कॉज किससे हुई है, उसी का कोई एलिमेंट ढूंढ कर लाते हैं, हो सकता है उसी से इसका कोई सोल्यूशन भी जो है वो निकले। कश्मीर के अंदर अगर एक बेहतर पॉलिटिकल नॉर्मलसी होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कश्मीर में होगी, और कश्मीर में जो एक सेपरेटिस्ट एनवायरनमेंट रिड्यूस होकर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल कोर्स जो गवर्नेंस के साथ ज़्यादा जो है इन्वॉल्व होगा, ऐसा माहौल जब कश्मीर में बेहतर बनेगा, यानी उसके लिए कश्मीर का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। आपको सिक्योरिटी स्टेट से पॉलिटिकल स्टेट की तरफ आपको, when I say security state to political state, it's not the state the way you mean, it's state of mind also. आप उसकी तरफ जितना ज़्यादा जाएंगे, जितनी स्टेबिलिटी कश्मीर में आएगी, उतना ही जम्मू जो है वो प्रेशर से फ्री होगा, उतना जम्मू प्रेशर से फ्री होगा, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर ज़्यादा यकीन करना शुरू करेगा, अपने आप के ऊपर जो है वो ज़्यादा यकीन करना शुरू करेगा, और अपनी डाइवर्सिटी को जो है वो ज़्यादा एंजॉय, ज़्यादा सेलिब्रेट करने की कोशिश करेगा। तो लिहाजा इंटरनल तो हमें एक मंथन की यहाँ पे ज़रूरत है कि पॉलिटिकल लीडरशिप रिप्रेजेंटेशन किस किस्म की हो, बट एट द सेम टाइम कश्मीर में जितनी बेहतरी आएगी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो जम्मू में भी ज़रूर होगा, क्योंकि एज लॉन्ग एज यू आर वन पॉलिटिकल एंटिटी, वन पॉलिटिकल यूनिट, तो डेवलपमेंट्स जो हैं वो एक रीजन में जो होंगी वो दूसरे रीजन को इम्पैक्ट ज़रूर करेंगी। और जम्मू में जो पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं जिनकी कमी नहीं है, लाखों के हिसाब से जो हैं वो जगह जगह बैठे हुए हैं, उनको ये जो फॉल्स स्टैटिस्टिक्स और फॉल्स नैरेटिव है इससे हट के उनको थोड़ा पीछे नज़र घुमाकर देखने चाहिए। वो ये मत देखें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के दौर में जम्मू ने कैसा किया, उससे पहले पीछे 30 साल में जाकर देखें कि जम्मू की रिप्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन है, कैबिनेट में होती है, लेजिस्लेचर में होती है, ब्यूरोक्रेसी में है, सिस्टम में है, डेवलपमेंट प्रोसेसेस में है, हर चीज़ में जो है जम्मू की रिप्रेजेंटेशन बहुत बुरी नहीं है। तो उस इन्फीरियरिटी से निकलकर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आए, कॉन्फिडेंस गेन करें, और कुछ चीज़ों को एक्नॉलेज जो है वो हमें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब एक लंबी फ्रेश वाटर लेक है, वुलर है, ये है डल है, और 3 लेक्स हैं कश्मीर के अंदर इतनी बड़ी, जम्मू में कुदरती तौर के ऊपर नहीं है, तो हम उसको लेकर लंबे समय तक क्रिब नहीं कर सकते। जम्मू की जो लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, जो बड़े पहाड़ हैं, बड़े देवदार के जो जंगल हैं, वो सारे हैं, ये इस तरह से कश्मीर में नहीं है। कश्मीर में आप प्लेन में ही सारे रहते हैं, जम्मू में आप पहाड़ों पे जाते हैं, नीचे आते हैं, जम्मू की एक ज़िंदगी अलग से है। बजाय कश्मीर का कि भी वहाँ पे टूरिज्म में ऐसा हो गया वैसा हो गया, बजाय उसके कि अगर हम एक थिंकिंग का कल्चर यहाँ पे अपने जम्मू को हम शो केस करें, अपने जम्मू में अगर हम प्राइड महसूस करें, मेरे ख्याल से उससे हमारी सेल्फ एस्टीम, हमारी डिग्निटी और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो वो बढ़ती है ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे ज़फ़र चौधरी, आपने जम्मू कश्मीर को लेकर जो तज्ज़िया सुना है, मुझे उम्मीद और तवक्का ये है कि इस तज्ज़िये से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और समझने को भी मिलेगा कि जम्मू का नैरेटिव असल में क्या है और क्यों नहीं बन पाया आज तक जम्मू का नैरेटिव। इन्होंने सियासत की भी बात की, सकाफ़त की भी बात की, और साथ में सियाहत की बात भी की। तीनों चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की और ये कहा कि जम्मू का नैरेटिव उस समय बन सकता है जब जम्मू को हम मायोपिक आई से देखना बंद करें
और जम्मू को जम्मू के तौर पर देखना बंद, जम्मू को जम्मू के तौर पर देखना शुरू करें, कश्मीर के काउंटर में देखना बंद कर दें।